है आप लोग थोड़ा से दूर हट जाइए और बैठिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा एहतियात करिए और इलेक्ट्रिक के वायर से दूर रहिए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस के जलसे में शिरकत की। आप जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा चुनाव लड़ने जा रही है और पिछले एक साल से मजलिस के जिम्मेदारों ने जनाब जमील खान साहब की क़ियादत में राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस के संगठन को मजबूत किया। मुख्तलिफ राजस्थान के मुकामात और ज़िले में हमको जाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी मोहब्बतों से हमको नवाजा। बुजुर्गों ने हमारे हौसलों को बुलंद किया, हमारे लिए दुआ देकर। नौजवानों का जज्बा हमको हमारी जिंदगी में एक नई हरारत को पैदा कर दिया और आज राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में हवा महल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहतरम जमील खान साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट सुबह के अवलीन वक्तों में मजलिस के हक में इस्तेमाल करें। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का निशान है और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मैं इनसे कहना चाहूँगा भाई बैठ जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति में 65 साल से ज्यादा अरसे से मजलिस अपना सियासी सफर तय कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारत की राजनीति में अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। मजलिस का पैगाम यही है, मजलिस का नस्बुल-ऐन यही है, मजलिस की सोच और फिक्र यही है कि भारत की राजनीति में अगर कमजोरों को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होकर अपने के वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। और भारत की राजनीति की तल हकीकत यही है कि चाहे कोई कमजोर हो, मजलूम हो, गरीब हो या अल्पसंख्यक समाज का हो या दलित हो, जब तक आपकी एक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आप अपने वोटों से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, कोई सियासी पार्टी आपसे इंसाफ नहीं करेगी। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको खुद सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर आप सियासत नहीं करेंगे, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो कोई और आपसे सियासत करके निकल जाएगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए। और सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है
कि आप 50 साल से किसी को वोट डालते आए हैं और वोट डालते जाएंगे। सियासत में हिस्सा लेने का मतलब यह है कि आप अपने लिए वोट लें। आप वोट डालते आए हैं, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने लिए वोट लें? अगर आप जब अपने लिए वोट लेना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि राजस्थान में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। मजलिस जब ये कोशिश करती है तो सब मजलिस की मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या अमित शाह हो या अशोक गहलोत हो। ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक है कि राजस्थान में सबका नेता हो सकता है मगर आपका कोई नेता नहीं हो सकता है। वो सबके नेता को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, मगर जब आपकी नेता की बात आएगी, जब आपको नेता बनाने की बात आएगी, जब आपको सियासी ताकत हासिल करने की बात होगी तो मोदी हो या राहुल गांधी हो वो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम नेता नहीं बन सकते, तुमको सियासी ताकत नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालना है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे हुक्म पर चलना और उठना और बैठना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि आज राजस्थान में आप कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं और इतने कमजोर अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में हो चुका है कि 60% बच्चे मुस्लिम समाज के, उनके पास खून नहीं है, एनीमिक है। कौन इसका जिम्मेदार है बताइए आप? 37% से ज्यादा लोग इलिटरेट है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसका जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। मुझे कहने दीजिए, मेरे अल्फाज तल्ख है मगर ये सच्चाई है। अगर आप सिर्फ वोट डालने का काम करेंगे और वोट लेने का काम नहीं करेंगे तो कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। और मेरी इस बात को याद रख लो कि रोने से, चीखा मारने से, जज्बाती नारे लगाने से, जज्बाती तकारीर करने से कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होंगे, आप इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर जमील खान को अपना एमएलए बनाकर राजस्थान की विधानसभा में अगर बनाने का आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि तब्दीली पैदा होगी। अभी जमील ने आपके सामने कहा कि आपके इस इलाके में, यहां पर जो आपके विधायक हैं जोशी साहब, वो पीएचडी क्या है, वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हैं, जल मंत्री उनके मंत्रालय उनके पास है, और उन्हीं के विधानसभा में जहां पर आपने उनको वोट डालकर कामयाब किया, आपको पीने का पानी नहीं मिलता है बराबर, आपको पीने का पानी नहीं मिलता बराबर। तो हम जोशी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप जब अपने विधानसभा में पानी नहीं पिला रहे तो अल्लाह जानता है राजस्थान में किसी घर में आप पानी नहीं पिला रहे होंगे। फिर आप जानते हैं कि यहां पर गरीबों का प्लाट्स नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सत्ता में है, जिसको आपने वोट देकर अपना विधायक बनाया वो गरीबों को प्लाट नहीं देते। नाला खुला नाला है यहां पर, नाले का काम नहीं होता। अस्पताल, जनाने अस्पताल की जरूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाता। तो ये मसाइल का हल उस वक्त होगा जब आप यहां से जमील खान को कामयाब करेंगे। ये भाई ये एको को कम करो। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि इस बार आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 50 साल से आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके दरमियान में है।
आप कभी कांग्रेस का साथ किए तो कभी कांग्रेस से नाराज होकर आपने बीजेपी का साथ दे दिया, मगर आज हम आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके पास एक मुतबादिल है, एक ऑल्टरनेट है, एक विकल्प है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। आपके ये विधानसभा हवा महल में यहाँ पर तमाम जो तकालीफ है उन तकालीफ का खात्मा होगा। आज आपको लड़ने वाले की जरूरत है। क्या ये बात सच नहीं है कि जोशी साहब के बेटे के ऊपर एक केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता? मैं पूछना चाहता हूं, जोशी साहब, क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे तो कैसे इस विधानसभा की मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत आप कर पाएंगे? कैसे आप कर पाएंगे? आप जब अपने बेटे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम उस पर है और जोशी साहब कांग्रेस में है, मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी, जोशी के बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताओ राहुल गांधी, ये जोशी का बेटा क्या किया, तुम क्या करोगे उस बारे में? बताओ अशोक गहलोत, इस बारे में आपकी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवैसी से बचो, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। और ये जो काम कर रहा है उनका बेटा, इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं देंगे। और मुझे बताया गया कि जोशी साहब को यहां पर लोग क्या पुकारते? भाई साहब पुकारते ना, भाई साहब। अब मैं क्या हूं आपका? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? मैं क्या हूं आपका? नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, दबाकर बोलो, अपनी ताकत से बोलो। अब सुनाई दिया राहुल। मोदी भी सुन के चमक गए होंगे। ये कौन आया है यहां पे? ये कौन आया है यहां पे? ये जज्बे को 25 तक बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि सुबह में जाके ठूस हो गए। 25 की सुबह तक यहां विधानसभा में आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि मजलिस ने सरजमीन हैदराबाद पर, तेलंगाना में, दक्कन में क्या काम किया। हमारे वहां पर 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। भाई साहब की तरह हमारा कोई मंत्री नहीं है। मजलिस ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों के लिए तेलंगाना में आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल खोले गए, रेजिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के पास हम बैठकर बात किए और चंद्रशेखर राव साहब ने 210 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 6ठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक मुस्लिम लड़कों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल, लड़कियों के लिए अलहदा रेजिडेंशियल स्कूल पिछले 9 साल से चल रहे। 80,000 बच्चे और बच्चियां इसमें से पढ़कर निकल चुकी हैं। 1,20,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं अभी। ये होता है काम, ये होता है आपके वोट का सही इस्तेमाल। अरे मंत्री बनना आसान है, गरीब के बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाना ये कामयाबी का काम है, ये ताकतवरों का काम है। मजलिस चाहती तो हमको मंत्री बन जाते, हमने कहा मंत्री नहीं बनना है हमको, हम आप गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोलो। तो आज आप देखते हैं कि पूरे तेलंगाना में 1,20,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, लड़कों का कॉलेज अलग।
वहां पर उनको तालीम फ्री, खाना फ्री। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वालों के मैकेनिक, ऑटो ड्राइवर हैं, उनके औलाद स्कूल में पढ़ रही है और कामयाब होकर निकल रही है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है। आप बताओ, ये इनकलाब है। ये काम राजस्थान में नहीं हो सकता, क्या बताओ आप? ये काम आप राजस्थान में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां पढ़े? तो कैसे होगा मेरे भाई? ये उस वक्त होगा जब आप मजलिस के मेलेस को कामयाब करेंगे। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। जादूगर है वो। जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। राहुल प्यारे, अशोक गहलोत जी, हम लोग 9 साल में 120 ऐसे स्कूल तेलंगाना में खोल दिए और मजलिस का कोई मंत्री नहीं है। आकर देखो राहुल गांधी, आओ जाकर देखो, स्कूल में गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर, निकाब पहनकर तालीम हासिल कर रही है। गरीब एक मैकेनिक का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ऑटो ड्राइवर का बेटा एसडीएम बन रहा है। इसको बोलते वोट की अहमियत। मगर राजस्थान में क्या हो रहा है कि सिर्फ वोट डालो, वोट डालते रहो, हमको डालो, हमारे दादा को डाले, उसके बेटे को डालो, उसके बेटे को डालो, बस हम मलाई खाएंगे, तुम गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सत्ता हमको मिलेगी, हमारे घरों में चिराग जलेंगे, लाइट जलेगी, मगर वोट डालने वालों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होंगे। तुम ताकतवर होगे और गरीब का बच्चा स्कूल को नहीं जाएगा। तुम मंत्री बन जाओगे मगर गरीब की बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है मेरे भाई? मजलिस जब ये बात करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मुझे बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ है। अरे मैं किसी समुदाय या किसी मजहब के मानने वालों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह राजस्थान में गुज्जरों का नेता सचिन पायलट बनना चाहता है, जिस तरह बैंसला साहब ने काम किया, जिस तरह राजपूत भाई हमारे जाट भाइयों ने अपना नेता बनाया, मैं यही चाहता हूं कि राजस्थान को असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इस भट्टा बस्ती से कोई ऐसा नेता उठे की जनता को, गरीबों के लिए नेता बन जाए। इसीलिए इनको तकलीफ होती है। ये क्यों आ रहा है राजस्थान को? इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आ रहा है। अरे ओवैसी यहां पर अपने लिए नहीं आ रहा है, ओवैसी राजस्थान को आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं राजस्थान को आता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम्हारा नेता हो, तुम्हारा नेता हो। एक नहीं बल्कि 100 तुम्हारे नेता खड़े हो जाएं जो तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ सके, जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुमको ताकतवर बना सके, जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सके, जो तुम्हारी माओ की आंखों में जो आंसुओं को पोंछ सके, जो तुम्हारा बाप रात भर करवटें लेता है तुम्हारे मुस्तकबिल को सोचकर वो आराम की नींद रात में सो सके, जो खौफ और डर जो नौजवानों में रहता है कि कहीं रात में पुलिस हमारे घर पर आकर उठाकर थाने ना लेके जाए। मैं नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम अपना नेता बनाओगे। ये नेता आपको बनाना पड़ेगा। कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं। तुमको नेता बनना पड़ेगा, तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको एमएलए बनना पड़ेगा, तुमको अपना
नेता बनकर गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा। ये काम मजलिस राजस्थान में करने आई है। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या 25 तारीख को मजलिस का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं ना? नहीं डरेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर यहां पर एक इनकलाब को बर्पा करेगा। ये मजलिस का काम है, ये मजलिस की कोशिश है। इसीलिए हमसे दुश्मनी की जाती है, इसीलिए हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ओवैसी जाता है तो वोट को तोड़ देता है। अरे सुनो राहुल प्यारे, तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता हूं। तुम्हारी पार्टी तोड़ती आई है, तुमको 50 साल तुमने भारत पर राजनीति की। बताओ तुमने क्या दिया गरीबों को? बताओ तुमने मजलूमों को क्या दिया? तुमने फसादात दिए। तुमने राजस्थान में कुरान की बेहरमती का वाकया हमको याद है। तुमने जुनैद और नसीर की मौत हमको दी, तुम्हारी सत्ता है। तुमने इकबाल की मौत लिंचिंग हमको दी, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम और असदुद्दीन ओवैसी का कहीं पर नाम आ गया तो राहुल हैदराबाद को आए थे, आकर बोले कि ओवैसी आसाम में भी इलेक्शन लड़ता है। मैं परेशान हो गया। मैं आसाम में अब तक नहीं लड़ा राहुल, अब सोचता हूं कि जब तुम बोल रहे हो तो जाकर मैं आसाम को नहीं गया कभी। हाँ, 2012 में जब बोडो का जुल्म शुरू हुआ और वहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए थे, मैं आसाम को गया था हैदराबाद से 50 डॉक्टरों की टीम को लेकर, 20 लाख की दवाएं लेकर मैं गया था लोअर आसाम। हमारे बदरुद्दीन भाई जानते हैं, रमजान के महीने में 10 दिन में था। तुम कहां थे राहुल गांधी? तुम तो नहीं आए उस वक्त। हम थे आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर वो आसाम की, लोअर आसाम की जनता के साथ। अब इनका एक ही मकसद है, मुझसे दुश्मनी क्यों है? मैं क्या इनका कुछ खाया हूं? नहीं। मुझे कोई मंत्री का पोस्ट चाहिए? नहीं। मैं क्या इनके तरफ रहा हूं इनसे हाथ मिलाने के लिए? नहीं। मैं क्या इनको देखकर खुश होता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ ठहरने के लिए तड़पता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ फोटो लेने के लिए चाहता हूं? नहीं। इनको यही गुस्सा है कि ये कौन है जो गरीबों में इनकलाब को बर्पा कर रहा है, इसीलिए हमसे दुश्मनी है। अरे तुम क्या दे सकते हो? मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही तमन्ना है कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि भारत के गरीब और मजलूमों का कोई नेता हो, तुम्हारी सियासी ताकत हो, तुमसे नाइंसाफी ना हो, हमारे बच्चों को जेलों में ना डाला जाए, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमको गोली कोई ना मारे। ये बात इनको पसंद नहीं आती, ये बात इनको पसंद नहीं आती। अरे तुम भारत को जोड़ रहे हो, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत को बोल रहे हो, मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे जोड़ने में और मेरे जोड़ने में फर्क है। तुम जब जोड़ने की बात करते तो तुम ताकतवर को जोड़ना चाहते, मैं गरीबों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, यकीनन भारत में नफरत में इजाफा हुआ है। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत में नफरत में इजाफा हुआ है, भारत में शक में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। कभी किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है,
कभी किसी को नसीर जुनैद को किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। बताओ, यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अशोक गहलोत है, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए बताओ? क्या अशोक गहलोत कब गए नसीर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए? 1 महीने के बाद गए। मेरे भाई, हमारे इमरान यहां पर खड़े हैं, ये कामा के हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, इनके साथ हम गए थे नसीर और जुनैद के घर को जमीन खान के साथ। मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद गए। क्यों गए 1 महीने के बाद? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को मालूम आप कहां जाएंगे उनको छोड़कर। उनको मालूम, अरे ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने हैं ये, इन पर जिंदा जला दो, इनको इकबाल की तरह मार दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास ही आएंगे। अशोक गहलोत, अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक दीवाना इनके दरमियान में खड़ा हो चुका है। अब ये इस दीवाने की दीवानगी को देखकर अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, जुनैद और नसीर को मार दिया गया, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। वहां पर मोहतरमा एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको पैसे भी नहीं दिलाती हैं। मैं गया था जुनैद नसीर के घर को, वहां पर मालूम हुआ कि वो अपने एक भाई जो नीम पागल है उसके औलाद को भी पालता है। आप बताओ फिर कांग्रेस क्या कर रही है? जयपुर की ट्रेन जो गई मुंबई के करीब थी, 3 लोगों को गोली मार दी गई। रेल का कांस्टेबल वर्दी में है मगर आतंकवादी बन चुका था, नाम पूछकर गोली मार दी 3 लोगों को। सैफुद्दीन एक मरने वाले का नाम था जो बिहार से राजस्थान में आकर रहता था। हैदराबाद का एक लड़का भी उसमें शहीद हो गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री से कहा कि हैदराबाद का बच्चा शहीद हुआ है, आपकी सरकार उस मरने वाले के लिए एक्स ग्रेशिया दे, पैसों का ऐलान करे। मुख्यमंत्री की सरकार ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम मरने वाले के परिवार के बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, बेवा के लिए नौकरी देंगे। नौकरी का कागज हमने दिला दिया। हमने कहा उस बेवा को गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में घर मिलना चाहिए, घर के कागजात हमने दिला दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से, जो काम है, भाई बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, इतना लंबा छोड़ा किए तुम क्यों पूछ रहे? बैठो बैठो बैठो। हाँ, ओके, हैप्पी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा मर गया, सैफुद्दीन असगर जिसका नाम था, अशोक गहलोत उसको क्या दिए बताओ आप? अशोक गहलोत 1 पैसा नहीं दिए उसको। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा ट्रेन में मरा तो हमारी सरकार को हम बोलकर सब करवा दिए। कि क्यों करवाए? क्योंकि वहां पर आपके लिए लड़ने वाले हैं, और यहां पर जितने आपके विधायक हैं, 9 रतन है, एकदम 9 के 9 रतन है। बादशाह अकबर के जमाने में 40 रतन थे, अशोक गहलोत के पास 9 के 9 रतन है, अनमोल रतन। ना इनका मुंह खुलता, ना इनमें कान में तकलीफ जाती, ना इनमें हिम्मत है बोलने की। तो ऐसे 9 रतन को जिताकर क्या फायदा मेरे भाई? एक मर्द को कामयाब करो जो लड़ने वाला होगा, जिसका नाम जमीर है। एक लड़ने वाले को पैदा करो। हमको सत्ता से कभी मतलब नहीं था, ना रहेगा। हमको इंसाफ से मतलब है, हमको हिस्सेदारी से मतलब है, हमको इज्जत से मतलब है, हमको हमारे जान और माल, हमारे बच्चों को तालीम के मकसद है, हमारे इलाकों में रोड, लाइट, सबका
इंतजाम हो, इसका काम कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत को, कांग्रेस को करीब 39% वोट मिला था, जिसमें से 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपने दिया था ना वोट? 5 साल पहले दिया था ना आपने? दिया था ना? 39% में 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपको क्या मिला बताओ मुझे? क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। हाँ, आपको एक मिनिस्टर मिला आपको, और उनका मंत्रालय क्या था? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान दिया गया। तेलंगाना में भी एक मिनिस्टर है, तेलंगाना में भी एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान मिनिस्टर है। क्या मंत्रालय उनके पास? होम मिनिस्टर है। वो होम मिनिस्टर या कब्रिस्तान का मिनिस्टर? फर्क महसूस करो आप। और फर्क ये बता रहा है कि आपके पास जब सियासी ताकत होती है तो हुकूमत को बनाना पड़ता है। अशोक गहलोत को मालूम आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप फिर आके उनके गोद में आके बैठेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, मगर मेरे भाई ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। और फिर आप देखते हैं कितना बजट अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री का है। 1 साल पहले 99 करोड़ था। मैंने आकर आईना दिखाया अशोक गहलोत को, तो उनको जरा शर्म आ गई, तो उन्होंने ऐलान किया कि इस साल 250 करोड़ कर दिए। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़ है। 2200 करोड़ है। मजलिस के 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है। 2200 करोड़ में से 16, 17, 1800 करोड़ रिलीज हो जाते हैं। ये ताकत है। राजस्थान में 6 राज्यसभा के एमपी हैं। अशोक गहलोत, राहुल गांधी ने किसी एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी को नहीं दिया। केरल के आदमी को दिया, महाराष्ट्र के आदमी को दिया, हरियाणा के आदमी को दिया। क्यों नहीं देते आपको? इसलिए नहीं देते राहुल गांधी, अशोक गहलोत कि जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान में कोई आपका नेता ना बन जाए, इसीलिए नहीं देते आपको। और मजलिस ये चाहती है कि एक ऐसे आदमी को आपके सामने खड़ा किया जाए जिसके चेहरे को देखकर आप कहेंगे कि हाँ, ये जो मैं चेहरा इसका देख रहा हूं, ये मेरी तकलीफ को समझेगा, ये मेरी लड़ाई लड़ेगा, और वो काम मजलिस करके दिखाएगी आपके साथ इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अदबन गुजारिश ये है कि 25 तारीख के दिन पतंग के निशान पर मजलिस को वोट दीजिए। यकीनन बीजेपी को सत्ता में आने मत दीजिए राजस्थान में इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को रोकना है हमको, मगर याद रखो, कहीं रोकने में अपने घर को अंधेरे में मत डाल दो। मेरे भाई, तुमने जिसके लिए वोट दिया वो तो मोटे हो गए, मलाई खा गए, मगर हम कमजोर के कमजोर होकर रह गए। यकीनन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम भी कोशिश करेंगे पूरा, मगर कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा, राहुल गांधी को, कि 2018 में तो गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, और 4 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस नहीं थी, जब एक भी सीट पर कांग्रेस का एमपी नहीं जीता। अब कह रहे कांग्रेस वाले ओवैसी तोड़ने आया है। अरे जब तो मैं नहीं था ना, जब तो दूल्हे भाई नहीं आए थे, जब कैसा जीत गया मोदी, कैसा जीता, बात में दम है ना, बात है ना। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आसाम देखो, पूरे के पूरे हार गए। अशोक गहलोत के बेटे भी हार गए। मेरा साया भी नहीं पड़ा था, मैं आया भी नहीं था, ना ख्वाब में भी देखा था, मगर पूरे के पूरे मोदी को वोट डाल दिया। बताओ राहुल जी, ये कैसे हुआ?
आप मध्य प्रदेश जीते, मध्य प्रदेश में पूरे हार गए सिवाय एक सीट छोड़कर। छत्तीसगढ़ जीते, 2 सीट छोड़कर पूरे बीजेपी जीत गई। कैसे जीती? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं? नहीं, आप जिम्मेदार, न मैं जिम्मेदार हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, पहले अपने घरों को आबाद करो, अपने घर को आबाद करो, अपने घर में रोशनी लाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। मगर हमारा काम क्या है? हम अपने घर को अंधेरे में छोड़ेंगे? नहीं, मेरे को उधर जाके रोशनी करना, वहां भागना। मेरे भाई समझो मेरी बात को, ये जिम्मेदारी का काम सबको उठाना है। 50 साल से हम इनका साथ देते आए। अगर आज देश में बीजेपी की सरकार है तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है। अगर आज मोदी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी, अशोक गहलोत है। मैं ओवैसी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई ओवैसी का नाम लेता है तो बताओ वक्त और तारीख तय कर दो, मैं तुम्हारे सामने बैठकर बहस करने को तैयार हूं। हाँ, हमको ये बताओ राहुल गांधी अमेठी कैसा हारे? मैं नहीं था वहां पर, कैसा हारे वो बताओ? मालूम हुआ कि वहां की जनता ने तय किया हम मोदी को वोट देंगे, तो राहुल केरल गए वायनाड को। वायनाड में क्यों कामयाब हुए? क्योंकि 35% अल्पसंख्यक समाज थे वहां पर। अमेठी हार गए तो नहीं बोलेंगे ओवैसी का नाम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह हार गए तो ओवैसी का नाम नहीं लेंगे। अब चुनाव आया तो सिर्फ एक ही बात करेंगे, ओवैसी ये, ओवैसी वो। राहुल जी, मैं शादीशुदा हूं, इतनी दरियाफ्ती मत करो मेरी। बस हर चीज में ओवैसी का नाम लगा दो। यानी ऐसा हाल हो गया मेरा कि अगर किसी कांग्रेस के घर के सामने से मैं चला गया और घर में बिजली चले गई तो बोलेंगे ओवैसी गया था लाइट। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर। अरे भाई साहब, कभी अपने निकम्मेपन पर भी तो नजर डालो, कभी अपनी कमजोरियों पर नजर डालो, कभी तुम्हारी गलतियों पर नजर डालो, कभी तुम्हारी खामियों पर नजर डालो। कब तक गर्दन अकड़ा कर चलोगे? कब तक गुरूर और तकब्बुर के मजारे करोगे? अरे अगर मैं मिलावा होता तो अल्लाह जानता उस बात को कि कौन मिलावा है और कौन नहीं मिलावा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको लड़ना है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आपको सियासी ताकत हासिल करना है। यकीनन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला नहीं बननी चाहिए। मगर जहां पर मजलिस लड़ेगी वहां पर आप मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बातें करते हैं, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास। मगर प्रधानमंत्री खाली जबान से बोलते करते कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री के पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में मुस्लिम एमपी नहीं है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान का मंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को जब मार दिया गया तो प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री दूसरे दहशतगर्दी का आतंकवादी के इंसिडेंट पर जरूर बोले, मगर प्रधानमंत्री जब दोबारा राजस्थान को आप आएंगे तो जुनैद नसीर का नाम लो मोदी जी। वो भी तो उनको आतंकवादियों ने मारा था, मगर आप क्यों जुनैद और नसीर का नाम नहीं लेते? प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जितने मुस्लिम ममालिक के शेख आते हैं, अरब लोग, उनसे ऐसा गले मिलते, या हबीबी, या हबीबी। और जुनैद नसीर का नाम नहीं लेंगे। उनसे मोहब्बत, हमसे मोहब्बत नहीं प्रधानमंत्री आपको, हमसे भी मोहब्बत करो प्रधानमंत्री, नुकसान नहीं होगा आपका। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, मगर ऐसा लगता प्रधानमंत्री की मोहब्बत खाली बस वो शेखों से है। आप देखिए टीवी के ऊपर ऐसा हाथ पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। मैं भी सोचता हूँ क्या पकड़ लिया भाई, छोड़ ही नहीं रहा।
ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री कभी हमारा हाथ तो छोड़ो, कभी एक नरम निगाहों से हमको देख लो कि जुनैद और नसीर का क्या हाल हो रहा है। प्रधानमंत्री कभी देख लो इस विधानसभा में इंसान रहते हैं, कैसे रहते हैं, यहां पर देख लो आप, क्या हो रहा है यहां पर देख लो आप। मगर प्रधानमंत्री बोलेंगे भाइयों बहनों देश की बात करो, ओवैसी देश की बात नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे आखिर में ही अपील कर रहे हैं कि 25 तारीख के दिन आप निकलिए, अपनी माँ और बहनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बुजुर्गों को ले जाकर वोट डालिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला हम आए हैं आपके दरमियान में और आते रहेंगे जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा। हम आपके साथ थे और साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे।